Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. Continue करते हैं अपने MCQs from 61 to 65. Again in the reverse order देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65. 65 बात कर रहा है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ कुटुंब हाउसिंग सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. देयर आर 100 3 BHK फ्लैट्स एंड 104 BHK फ्लैट्स इन द सोसाइटी. RWFA के पास क्या है 103 BHK फ्लैट्स एंड 104 BHK फ्लैट्स हैं. इट रिसीव्ड एंड पेड द फॉलोइंग अमाउंट. उसकी कुछ आइटम्स दी गई हैं, कुछ चार्जेस वगैरह इन्होंने चार्ज किए हैं रेजिडेंट से. मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि ये चीज हम एग्जामिनेशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो भी रेजिडेंट अगर मेंटेनेंस चार्जेस पे करें किसको, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को. रेजिडेंट किसको चार्जेस पे करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को चार्जेस पे करते हैं. अगर वो चार्जेस अप टू 7500 है तो क्या है, एग्जाम्प्टेड है. अगर वो चार्जेस अप टू 7500 है देन दीज आर एग्जाम्प्टेड. इफ इट इज मोर देन 7500 देन होल अमाउंट इज द टैक्सेबल. होल अमाउंट इज टैक्सेबल. आई होप आपको समझ में आया. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. अगर रेजिडेंट ऑफ सोसाइटीज पेड सम अमाउंट फॉर द मेंटेनेंस टू द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को अप टू 7500 पर मंथ की बात है, ध्यान रखना. अप टू 7500 पर मंथ की बात है. अगर अप टू 7500 पर मंथ पे करते हैं देन इट इज एग्जाम्प्टेड, बट इफ इट इज मोर देन दैट देन दीज आर द टैक्सेबल अंडर जीएसटी. क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. मेंटेनेंस चार्जेस पेड पर फ्लैट कितना कितना दिया है, रिसीव फ्रॉम ऑल 3 BHK फ्लैट ओनर्स. रेजिडेंट जो फ्लैट ओनर्स वाले उन्होंने कितना दिया है, 7000 पर फ्लैट दिए 3 BHK वालों ने. तो 7000 पर फ्लैट है तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्टेड हो जाएगा. बिल्कुल. उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस कितने कितने मिले इनको, रिसीव हुए हैं 4 BHK फ्लैट्स के 10,000 पर फ्लैट. 10,000 ध्यान रखना पर फ्लैट की बात हो रही है. फ्लैट्स कितने थे, 100 से मल्टीप्लाई करो. 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपीज पर मंथ इनको रिसीव हो रहा है. पर फ्लैट 10,000 है एंड जो है एंड नंबर ऑफ फ्लैट्स है 100 तो 100 कितना हो जाएगा, ये 10 लाख रुपीज हो जाएगा. उसके बाद क्या करें, ये टैक्सेबल है बिल्कुल, बिकॉज 7500 से ज्यादा अगर है तो होल अमाउंट इज टैक्सेबल. 7500 से ज्यादा है तो होल अमाउंट इज टैक्सेबल. तो यहां मैं लिख देती हूँ टैक्सेबल. उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड और एफडी. इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो इंटरेस्ट तो हमें पता है एग्जाम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी से. एफडी का इंटरेस्ट क्या है, एग्जाम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी से. उसके बाद आता है जनरेटर परचेज किया है फॉर पावर बैकअप ऑफ 4 BHK फ्लैट. 4 BHK का फ्लैट के ऊपर खर्चा किया है. देखो इनकम किससे आ रही है, 3 BHK से 4 BHK से. 3 BHK की इनकम एग्जाम्प्टेड है. इन केस एग्जाम्प्टेड इनकम के रिगार्डिंग कुछ खर्च किया है उस पे आईटीसी नहीं मिलता. ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी एक्सपोर्ट वाले केस में. जब आप एग्जाम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो उसके इनपुट पे आपको आईटीसी अलाउड नहीं है. बट 4 BHK क्या था, टैक्सेबल था, तो उसके इनपुट पे आईटीसी अलाउड होगा. आईटीसी बिल्कुल अलाउड हो जाएगा इन द सेकेंड केस. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टैप पाइप अदर सैनिटरी फिटिंग्स कराइए 3 BHK में. अरे भाई जब 3 BHK की इनकम ही एग्जाम्प्ट नहीं है तो उस पे खर्चों के आईटीसी भी हमें अलाउड नहीं होंगे. उसके खर्चों के आईटीसी भी हमें अलाउड नहीं होंगे. तो कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा. जनवरी के लिए सिर्फ 10,000 इंटू 100 करो. 10,000 इंटू 100 करो, इतना हमें अमाउंट मिला है. 10 लाख रुपीज की हमें अमाउंट मिली है. वो पूछ रहा है हमसे नेट जीएसटी लायबिलिटी. 10 लाख रुपीज की अमाउंट मिली है जिसपे कोई भी आईटीसी मिलेगा नहीं, तो 18% कर दो, उतनी ही हमारी जीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी. 1,80,000 जनवरी की. बी में भी है, सी में भी है. देखते हैं अभी कौन सा आंसर आएगा. उसके बाद 1,80,000 आ रहा है. उसके बाद चलते हैं फरवरी मंथ में. हमारा क्या है, फरवरी मंथ में 10 लाख की अमाउंट रिसीव हुआ है जो कि टैक्सेबल है. 18% निकाल लीजिए, इस पे कितना आ जाएगा, 1,80,000. आउटपुट लायबिलिटी आ गई. इनवर्ड अब क्या है, 4 BHK फ्लैट्स की जो इनकम थी दैट वाज टैक्सेबल इन द गिवन केस ऑल्सो. जब आपकी इनकम टैक्सेबल है तो उस पे किए हुए खर्चों का आईटीसी आपको मिल जाएगा. जब आउटपुट जो इनकम आपकी टैक्सेबल है तो उस पे किए हुए खर्चों का आईटीसी भी आपको मिल जाएगा. तो कितने खर्चे किए, 1 लाख के खर्चे किए. 1 लाख के खर्चे की उस पे 18% निकाल लीजिए, 18,000 निकाल लीजिए, उस पे आईटीसी मिल जाएगा.
तो 1,80,000 माइनस 18,000 1,60,000 नेट जीएसटी लाइबिलिटी हो गई इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। क्या हुआ, कुछ नहीं करा, मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली इनटू 100 करके, उसके ऊपर 18% लगा दिया। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट बताया हुआ है, एग्जैक्ट रुपीज में बताया हुआ, पर फ्लैट नहीं बोला। और 4 BHK, चारों BHK का इकट्ठा अमाउंट बताया, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस पे 18% निकाल लिया। तो 1,80,000 आया फर्स्ट में, 162 आया सेकंड में। तो बी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। आई होप आपको समझ में आया है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कंसेप्ट क्या था। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 64 क्या कह रहा है। एक्चुअल दिस अगेन आई एम शूटिंग फॉर द रिकॉर्डिंग फॉर द सेकेंड टाइम, कुछ वॉइस इशू था, फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज मेरा अभी तक माइक डिलीवर नहीं हुआ है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64। फ्यूरी लिमिटेड इंडिया हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज अमाउंटिंग टू ₹5 lakhs, सॉरी इन डॉलर 5 lakhs फ्रॉम अ यूएस बेस्ड क्लाइंट। फ्यूरी लिमिटेड जो इंडिया की, उन्होंने क्या किया, सर्विस की सप्लाई करी है, सर्विस की सप्लाई करी है इंडिया। ये क्या है, जो फ्यूरी लिमिटेड है अनेबल टू सप्लाई द एंटायर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, वो सारी की सारी सर्विसेज इंडिया से सप्लाई नहीं कर पा रही। मान लो आई एम फ्यूरी लिमिटेड, मेरे पास बाहर से कोई सर्विसेज सप्लाई का कोई ऑर्डर आया, एंटायरली मैं सप्लाई नहीं कर पा रही $5 लाख के सर्विसेज, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने निक आयंसेस को बोलती हूँ, जो कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, निक आयंसेस को बोलती हूँ टू सप्लाई ए पार्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट किसी से कर लिया कि ओके 5 लाख रुपीज की मेरे पास सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट आया है, प्लीज यू कैन ट्रांसफर 40%, 40% का काम कर दो, मैं आपको 40% की वैल्यू दे दूंगा। तो क्या करता है वो 5 lakhs का उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आया, 40% का उसने कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब किसी और को बोला कि आप उस पर्सन को दे दीजिए। तो 40% कितना हो जाएगा, 2 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट, $2 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट यूएस क्लाइंट को मैं दूंगी। बाकी कौन देगा, बाकी कौन देगा, निक आईएनसी जो मैक्सिको में है, वो भी बाहर है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ। सबसे पहले एक्सपोर्ट का कंसेप्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट का कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान रखना। एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी जरूरी है। नंबर 1, जो सप्लायर है वो क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। सप्लायर क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। रिसिपिएंट होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट होना चाहिए आउटसाइड इंडिया। एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आ रहा है वो भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई जो निकल के आ रहा है वो भी आउटसाइड इंडिया आना चाहिए। एंड जो भी आपने सप्लाई की है उसका आपको फॉरेन एक्सचेंज में अमाउंट आना चाहिए, उसका आपको फॉरेन एक्सचेंज में अमाउंट आना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी है, और दूसरी बात, जिनको आप कर रहे हो दैट आर नॉट द merely your establishment, आपके डिस्टिंक्ट एंटिटी वो नहीं है, आपके डिस्टिंक्ट एंटिटी वो नहीं है। क्या बात होगी, सप्लायर इंडिया में होगा, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज प्लस नॉट एन एस्टेब्लिशमेंट, डिस्टिंक्ट पार्टी मेरी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वहां पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, $5 लाख की सर्विसेज मान लो मुझे मिली, बट मैं 5 lakhs आई एम अनेबल टू डिलीवर होली एंड सोली। तो मैं किसी और बाहर वाले बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि आप 40% सर्विसेज मुझे डिलीवर, सामने वाले पार्टी को डिलीवर करेंगे। तो फ्यूरी लिमिटेड क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, इनवॉइस कितने का आया, इनवॉइस तो $5 लाख का आएगा, इनवॉइस तो $5 लाख का आएगा। बट यूएस क्लाइंट ने क्या करा, जो 2 lakhs रुपीज थे वो डायरेक्टली किसको दे दिए, निक आईएनसी को दे दिए। मतलब मैंने उसको बोला 3 का काम मैंने करा, 3 मुझे डिलीवर कर दो, एंड 3 मुझे डिलीवर कर दो, एंड जो 2 lakhs की सर्विसेज आपको निक आईएनसी ने दी है, प्लीज डिलीवर दैट 2 lakhs टू द, ट्रांसफर दैट 2 lakhs टू द निक आईएनसी ओनली। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, इनवॉइस था 5 lakhs का, क्या 5 lakhs की एक्सपोर्ट यहाँ पे बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो तो आपके पास 5 lakhs रुपीज का है नहीं, आपके पास ओनली 3 lakhs का है। तो गवर्नमेंट ने जेन्युइन केसेस को देखते हुए क्या बोला, अगर आरबीआई से अप्रूव कर देते हैं, अगर आरबीआई से अप्रूवल मिल जाती है, तो आपका एक्सपोर्ट 5 lakhs का कंसीडर कर लिया जाएगा। चाहे आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो पार्ट वे में आया है, पार्ट इन पार्ट आया ना, बिकॉज हमने 5 लाख का इनवॉइस इशू करा, बट हमने क्या करा, 2 lakhs तो बाहर भेज दिया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज तो इंडिया में आया नहीं 2 lakhs रुपीज का। बट अगर आरबीआई की स्पेशल ऑर्डर, गवर्नमेंट कहती है अगर आरबीआई जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर से आपको बल देती है, अप्रूव कर देती है ऐसा केस, तो हम आपको वो अमाउंट एक्सपोर्ट में कंसीडर कर लेंगे। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट में कंसीडर कर लेंगे, ये मान लिया जाता है, एक्सपोर्ट में कंसीडर कर लेंगे। अब जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है,
अब क्या हो गया, यहाँ पे दो केस इन्वॉल्व हो गए। मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ, मैंने क्या करा, 5 lakhs की तो मैंने एक्सपोर्ट सर्विसेज दी, वो बात आपको समझ में आ गई, डन। अब अगर दूसरा केस देखो, मेरी एक ट्रांजैक्शन निक आईएनसी के साथ हुई है, लेकिन क्या हो रहा है, निक आईएनसी में कुछ सर्विसेज ले रही हूँ ना, इंपोर्ट कर रही हूँ निक आईएनसी से कुछ सर्विस, अल्टीमेटली वो सर्विसेज मुझे अपनी आउटवर्ड सप्लाई में काम आ रही है। मतलब जो मैं निक आईएनसी से सर्विसेज ले रही हूँ, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 2 lakhs, वो क्या बन जाएगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती हैं उस पे आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है। ये हम सेक्शन 7 में पढ़ चुके हैं। अगर कंसिडरेशन के साथ इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए हो, बिजनेस वाला क्या हो जाएगा, बिजनेस या नॉन बिजनेस सप्लाई तो बन जाएगी। टैक्सेबल सप्लाई आरसीएम में कौन सी बनेगी, जो आपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट करा है। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन होगी, एक ट्रांजेक्शन होगी मैंने सामने वाली पार्टी को एक्सपोर्ट करा है, दूसरा मैंने कुछ सर्विसेज ली हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, निक आईएनसी से मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ली हैं, ठीक है। फ्यूरी लिमिटेड क्या करती है, ऑल्सो पेड 18% ऑन द इंपोर्टेड, वो इंपोर्टेड वाली पे 18% पे कर देती है, assuming all the condition are fulfilled। एक्सपोर्ट की सर्विसेज बताओ, एक्सपोर्ट की सर्विसेज तो 5 lakhs ही रहेंगी, बिकॉज हमने वहां पर आरबीआई से क्या करा है, हमने वहां पर आरबीआई से परमिशन ले लिया है। देयर आर 2 ट्रांजेक्शन, वन इज एक्सपोर्ट, अनदर वन इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट तो रहेगा 5 lakhs, उसके बाद इंपोर्ट कितना हो जाएगा, इंपोर्ट मैंने जो करी है 2 lakhs की, उस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा आरसीएम में, तो वो भी पे कर दिया है। अब ये पूछा एक्सपोर्ट की सर्विसेज बताओ, एक्सपोर्ट कितनी होंगी, 5 lakhs, बिकॉज हमने आरबीआई से क्या किया है, अप्रूवल ले लिया है। तो एक्सपोर्ट की सर्विसेज हमारी कितनी मानी जाएंगी, 5 lakhs, जिसमें हमने आरबीआई से अप्रूवल ले लिया है। बी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, फटाफट से लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 63। फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन 63 क्या बोल रहा है। रीना बनर्जी एंड एसोसिएट्स इज एंगेज्ड इन द रिटेल बिजनेस ऑफ सेलिंग द मोबाइल फोन। रीना बनर्जी क्या करती है, रिटेल बिजनेस में है, मोबाइल फोन्स को सेल करती है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इट हैज अफेक्टेड द सप्लाईज टू द कस्टमर इन द स्टेट ऑफ यूपी एंड हरियाणा। इसने क्या करा है, सप्लाई करी है यूपी एंड हरियाणा में। इट हैज टोटल टर्नओवर। चलो यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्या आपने मेरी बात सुन के कुछ नोट करा, क्या आपके माइंड में कोई कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्या बोल रहा है ये, रीना बनर्जी है जो कहां पे रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल में। इन्होंने सप्लाई कहां की है, सप्लाई करी है यूपी एंड हरियाणा में। किस चीज में डील करते हैं, ये गुड्स में डील करते हैं। हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, एक्सेप्ट हैंडलूम में आपको हैंडीक्राफ्ट में आपको बेसिक जो लिमिट है वहां तक एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। यहाँ पर रीना क्या कर रही है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है, बिकॉज शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड सप्लाइंग द गुड्स टू द यूपी एंड हरियाणा। तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है तो मतलब इसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट्स टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर इज 80 लाख। टर्नओवर से हमें मतलब नहीं, अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है। Owing to low profit margin in the business, she has decided to shut down the business in the next financial year। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर ऑफिसर ने एविडेंस कलेक्ट करे कि इंटरस्टेट सेल है और क्या है, इंटरस्टेट सेल है। अब वो असेसमेंट करना चाहता है, क्यों असेसमेंट करना चाह रहा है, बिकॉज शी वॉज लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन बट शी हैज नॉट हरसेल्फ गेट द रजिस्ट्रेशन इनटू द GST। She has not get herself registered into the GST। अब आप बताओ कौन सा ये असेसमेंट करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट। क्या होते हैं, एक होता है सेल्फ असेसमेंट, जब आप रजिस्टर्ड हो तो आप खुद से कैलकुलेट करके दे रहे हो गवर्नमेंट को। एक होता है सेल्फ असेसमेंट, तो इसमें तो ये आएंगे नहीं बिकॉज शी इज नॉट रजिस्टर्ड ओनली। उसके बाद एक आता है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, हमसे एग्जैक्ट हम कुछ चीज का आइडिया नहीं लगा पा रहे, गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट में जाते हैं, प्लीज कुछ आप प्रोविजनली डिटरमाइन कर दो, जब फाइनल होगा तो हम उसको बैलेंस को पे आउट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोविजनल असेसमेंट भी नहीं है बिकॉज इट इज नॉट द रजिस्टर्ड ओनली। उसके बाद एक आता है हमारा जो नॉट रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उनका असेसमेंट। तो ये किसमें फॉल करेगा,
अनरजिस्टर्ड पार्टी के असेसमेंट में फॉल करेगा। एक होता है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या होता है? जब आप फटाफट से फास्ट ट्रैक असेसमेंट करना चाह रहे हो, फास्ट ट्रैक असेसमेंट करना चाह रहे हो, वो कुछ केसेस होते हैं कि बंदा भाग ना जाए, बहुत सारे केसेस, एक समरी असेसमेंट होता है। तो क्या आप इन चारों में से समझ पा रहे हो इनको कौन सा असेसमेंट अप्लाई होगा? असेसमेंट कौन सा अप्लाई होगा? असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज शी वाज लायबल टू गेट हरसेल्फ रजिस्टर्ड इन द जीएसटी बट स्टिल शी हैज नॉट रजिस्टर्ड। तो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन। असेसमेंट ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन। आई होप यू गॉट द पॉइंट करेक्टली। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है? 62 बात कर रहा है एन अपील टू द हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड इन द जीएसटी। फटाफट से मैं आपको अपील का एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्या होता है अपील का चैप्टर, मैंने अपलोड भी करा हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच द रिवीजन ऑल्सो। क्या होता है जब हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हुई? जो डिपार्टमेंट जब हमारा केस डन करती है, उसके बाद अगर हम उससे एग्रीव्ड है तो हम अपील के लिए जा सकते हैं। अपील के लिए कैसे कैसे जा सकते हैं? हम सबसे पहले जा सकते हैं एपिलेट अथॉरिटी के पास। किसके पास? एपिलेट अथॉरिटी के पास। अगर हम एपिलेट अथॉरिटी से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कहां जा सकते हैं? एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास एक होता है नेशनल बेंच का केस। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का केस है तो वो नेशनल बेंच हैंडल करेगी। अगर वो अदर केस है तो स्टेट और एरिया बेंच हैंडल करेगी। अगर क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई का केस है तो वो नेशनल बेंच हैंडल करेगी। अदर केस है तो स्टेट और एरिया बेंच कवर करेगी। अगर आप नेशनल बेंच में हो, अगर आपका केस स्टेट या एरिया बेंच ने किया है तो आप उसके बाद वहां से भी डिससेटिस्फाइड हो तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हो जब आपके पास सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए नहीं जा सकते। मतलब फैक्ट मतलब लॉ में कुछ ढूंढना है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। क्या बोला मैंने? एपिलेट अथॉरिटी के बाद एपिलेट ट्रिब्यूनल में 2 केसेस, वन इज नेशनल बेंच, अनदर वन इज स्टेट एंड एरिया बेंच। अगर वो केस स्टेट एंड एरिया बेंच का है तो उसके बाद आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। बट अगर वो केस नेशनल बेंच ने हियर करा है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई का केस था, नेशनल बेंच ने हियर करा है, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले हो। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाले हो। चलिए, आई होप आपको समझ में आया इतना। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है? अपील टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को हम कब कब अपील कर सकते हैं? चलो देखते हैं। बाय अ पर्सन अग्रीव्ड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द स्टेट बेंच और एरिया बेंच। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर आप स्टेट एरिया बेंच से दुखी हो तो आप कहां जाओगे? आप जाने वाले हो हाई कोर्ट में। ओके। बाय अ पर्सन हु हैज बीन अग्रीव्ड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द नेशनल बेंच और रीजनल बेंच। नो 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 नो, नेशनल और रीजनल बेंच से अगर आप यहाँ पे नेशनल और रीजनल बेंच कर लो। अगर आप नेशनल और रीजनल बेंच से क्या हो? अग्रीव्ड हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में नहीं जाते। गलत बोल रही है। फॉर अ मैटर इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बिल्कुल, हाई कोर्ट में आप तभी जाते हो जब वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। एक बात यहां से क्या निकल के आती है? एपिलेट ट्रिब्यूनल इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। फैक्ट के अंदर कुछ इशू है तो एपिलेट ट्रिब्यूनल से ऊपर आप कहीं भी नहीं जा सकते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जाओगे जब वो सब्सटेंशियल क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्या है वो? क्वेश्चन ऑफ लॉ है। 1 और 3 मस्ट बी द आंसर। 1 सेकेंड प्लीज। 1 और 3 मस्ट बी द आंसर। देखते हैं 1 और 3 बी में दिख रहा है हमें। 1 और 3 मस्ट बी द आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 61 बात कर रहा है, मिस्टर मेहुल रॉय प्रोप्राइटर ऑफ रॉयल शू एंड कंपनी इज रनिंग अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज। मेहुल रॉय क्या है? प्रोप्राइटर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज का बिजनेस करते हैं विद द ब्रांड नेम जुनून। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे? दिल्ली में लोकेटेड है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में। सिंपल सी बात, क्या बोला? प्रोप्राइटर है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज का बिजनेस करते हैं जो दिल्ली में लोकेटेड है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ड्यू टू लो प्रॉफिटेबिलिटी उसने क्या करा? बिजनेस में अपना ट्रांसफर कर दूंगा। बिजनेस में अपना क्या करूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा। किसको? ट्रांसफर, डिसाइडेड टू ट्रांसफर इज बिजनेस along with the specific provision of transfer of liabilities। ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी के तहत मैं क्या करूंगा? अपना बिजनेस अपने फ्रेंड को दे दूंगा। हमने क्या यहाँ पर कंसेप्ट याद रखना है? जब हमने चलता फिरता बिजनेस अगर किसी को ट्रांसफर करना है, चलता फिरता बिजनेस किसी को ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? सामने वाले पर्सन को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर चलता बिजनेस ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मान लो उसने ले लिया, रजिस्ट्रेशन उसने ले लिया तो क्या होगा? अब एक बात बताओ, जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसके आईटीसी में कुछ पड़ा होगा क्रेडिट लेजर में?
तो पहले वो क्या करेगा, अपना वो आईटीसी बैलेंस ट्रांसफर करेगा, इसको आईटीसी बैलेंस इसको वो ट्रांसफर करेगा, उसके बाद ये पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी। सिंपल सी बात, सामने वाली पार्टी अगर रजिस्टर्ड है तो जो सेलर है, जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफरर है, वो अपना आईटीसी ट्रांसफर कर देगा एंड ये आईटीसी 02 भर के उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आईटीसी 02 के तहत वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। आईटीसी 02 फाइल करना होता है यहाँ पे, तो ये इसको अपना क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ये बिजनेस को एक्सेप्ट कर लेगा, ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा आईटीसी को। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो कह रहा है मिस्टर दिलीप तिजोरी जिसको वो दे रहा है बिजनेस, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रनिंग बिजनेस है ना, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, हवाई शूज के नाम से, एंड द कंपनी विच इज लोकेटेड इन मुंबई एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब देखते हैं क्या पॉइंट बनेगा, अब देखते हैं क्या पॉइंट बनेगा। Mr. Royal Shoe and Company cannot transfer the unutilized ITC in his credit ledger to Mr. Hawaii Shoes as the proprietor are different। नहीं, प्रोप्राइटर डिफरेंट की कोई बात नहीं है, सामने वाली पार्टी अगर रजिस्टर्ड है तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, गलत बोल रहा है। Mr. Royal Shoe Company can transfer the unutilized ITC to Hawaii Shoes and Company, it can further utilize in setting of the GST for succeeding period। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, सही बात कर रहा है कि अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को ट्रांसफर करेगा, सामने वाला अगर ट्रांसफर हो रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो यूटिलाइज भी करेगा उसका अपने आउटपुट लायबिलिटी के लिए। आंसर तो हमें मिल गया, देखते हैं फिर भी क्या कह रहा आगे। कैन ट्रांसफर द टू हवाई शूज अप टू अ मंथ, नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ट्रांसफर कर सकता है, नेक्स्ट पर्सन उसको क्या कर सकता है, ले सकता है आईटीसी को। आंसर हमें अपना मिल चुका है, फालतू की बात हमने आगे नहीं पढ़नी है। आई होप आपको समझ में आया। सिंपल सी बात क्या थी, अगर आप रनिंग बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो, सामने वाली पार्टी को रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रजिस्टर्ड है तो ओके, नहीं है तो करवा लो रजिस्टर्ड। यहां से ये ट्रांसफर करेगा आईटीसी, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट जब उसने कर लिया तो उसके लेजर में आ जाएगा, उसके लेजर में जब वो आ गया, देन ही कैन यूटिलाइज दैट आईटीसी अगेंस्ट द आउटपुट लायबिलिटी, ही कैन यूटिलाइज दैट आईटीसी अगेंस्ट द आउटपुट लायबिलिटी। आई होप आपको समझ में, एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं सो दैट कोई भी डाउटफुल सिचुएशन ना रह जाए। एक बार देखते हैं, लेट मी चेक, 61 to 65 हमने करा है बी बी सी बी बी, बाकी सारे बी हैं, 63 का सी होना चाहिए, है ना, बाकी सारे बी हैं, 63 का सी होना चाहिए। लेट मी चेक प्लीज, बाकी सारे बी हैं, 63 का सी होना चाहिए, 64 का भी बी है, इसका भी बी है, 63 का सी है बिल्कुल। इससे ऊपर क्या था, इसके ऊपर 61 का भी बी है, 62 का भी बी है। चलिए यहाँ पर फिनिश होते हैं हमारे 5 more MCQs। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज एंड आई होप these videos are helpful to you and these are helpful to you not to just solve the questions but helpful to you in the ways that you can revise the concept in the good manner, है ना। So you can share it with your friends as well so that everyone can take the benefit of these lectures. Till the next time, till the bye, take care, stay connected and yes, keep yourself always motivated। self motivation बहुत जरूरी है इस टाइम पे। each day must be a separate day, each day must be a different day, each day must be a new freshing day for you to get the exemption। still you have sufficient time। चलिए मिलते हैं next time, till then bye bye, take care।